Hello everyone, a very good morning. So today is Sunday, and this video is based on one request which was been given to me yesterday from one of my video viewer. ठीक है, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी जानकारी मेरे ख्याल से आप लोग सभी को होगी, फिर भी अगर नहीं है तो मिल जाएगी। हमने हमेशा एक कहावत सुनी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, पर अब इस चीज को किस कहावत में हम ढालेंगे कि अगर दोस्त दुश्मन से हाथ मिला ले तो क्या वो दोस्त है? ऐसा ही कुछ चल रहा है फिलहाल। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। सब मौके के मौके के फरिश्ते हैं। जैसा मौका वैसा चौका। जिनको हमारे सो कॉल्ड माननीय प्रधानमंत्री जी जिनको अपना दोस्त मानते थे, पता नहीं, एक दोस्त ना होकर वो एक बिजनेसमैन के रूप में अब पेश आ रहे हैं, जिन्होंने तुर्की के साथ में कुछ 300 मिसाइल्स की डील अप्रूव की हुई है। ये वही तुर्की है जिसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इंडिया के खिलाफ। ये वही ट्रम्प है जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस किया और फिर कहने लगे कि नहीं भाई, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमारा देश विकसित, मतलब एक प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा देश का डंका बज रहा है। अब ये कैसा डंका बज रहा है जहाँ पे हमारे देश के अ, जो मेन अथॉरिटी है, जिनकी वजह से देश का डंका बज रहा है, वही एकदम चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं। ऐसा क्या, मतलब क्या ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि हमें थर्ड पार्टी से पूछना पड़ रहा है? भले वो एडवांस कंट्री है, भले वो एकदम व्हाट वी से आधुनिकता में सबसे आगे हैं, सब कुछ है, मतलब दे आर द सुपर सुपर पावर। लेकिन फिर भी आप कितने ही बड़े सुपर पावर क्यों ना हो, हमारे मैटर में आप बोलने वाले कौन? चलो, अभी मैं तो मेरी तो मतलब कोई ऐसी कोई खास वैल्यू ही नहीं है कि भाई मैं इस टॉपिक पे कुछ बात करूं, लेकिन ये सारे सवाल जो है हमारे चारों ओर फिलहाल सुनाई दे रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या मजबूरी है। फिर एक बात आती है कि इंडिया ने जीरो टैरिफ ऑफर किया है यूएस को, लेकिन ये सिर्फ क्लेम है। ये यूएस का, ये ट्रम्प का सिर्फ एक क्लेम है। उनका ये मानना है कि इंडिया जीरो टैरिफ ऑफर करे, और क्लेम को इस क्लेम पर पूरी तरह से चुप्पी लगाए बैठे हैं हमारे सो कॉल्ड पीएम साहब। चुप है। पीपल आर रेजिंग देयर क्वेश्चंस, स्पेशली अपोजिशन। जो मनीष तिवारी जो है अपोजिशन के लीडर है, जयराम जी जो है अपोजिशन के लीडर है, दे आर रेजिंग क्वेश्चन कि भाई ऐसा ऐसा क्यों है? वाई जीरो टैरिफ? but there is no clarification from the government, there is no clarification, there is no justification कि भाई ऐसा क्यों है, क्या है। बिकॉज क्या है, देखिए, अभी 2014 से जो है सारे नियम कानून बदल चुके हैं। 2014 के पहले के प्रधानमंत्री से आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, ऐसा क्यों, रुपया क्यों गिर रहा है, देश में आतंकवादी घुसा है, कैसे घुसा है, ये सारे क्वेश्चंस उस वक्त किए गए थे। पर आप आज के प्रधानमंत्री से अगर ऐसा क्वेश्चन करो, देन यू आर अ डिफॉल्टर, देन यू आर अ बिग एंटी एंटी नेशनल। ये सब नियम फिलहाल आए हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, पर एक मुद्दा है जिस पर एक बहुत ही गंदी राजनीति की जा रही है, और वो राजनीति करने वाली थर्ड पार्टी है।
ये वही पार्टी है, ये वही लोग हैं, ये वही कंट्री है जिसकी वजह से उसके कंट्री वाले भी उसको प्रिफर नहीं करते। इंडिया पाकिस्तान का, देखिए, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, ये मैं भी मानता हूं। पर कभी कभी बात ऐसी बन जाती है कि वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये पाकिस्तान कितना ही, ठीक है भाई, आप महान हो, आप पाकिस्तान जिंदाबाद, वो आप तक ठीक है। पर जब आप हिंदुस्तान के सामने आओगे, हमें वो डायलॉग है ना सनी देओल का, वो सही है एक्चुअली, कि भाई आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, पर हम तो भाई पहले से ही जिंदाबाद थे, है और रहेंगे। तो आप हमसे मत लड़ो। फिर भी इतनू सा है, इतनू सा, अगर आप मैप में देखोगे, पाकिस्तान इतनू सा है। फिर भी पता नहीं, इतने बड़े कंट्री के सामने वो इतनू सा स्टेट जैसा पाकिस्तान, एक एक जमाने में तो स्टेट ही था, पता नहीं उसके पर कैसे निकल आता है। बिकॉज वो पाकिस्तान वो कंट्री है जिसको आज दुनिया का हर इंसान बुरी और घृणा भरी नजर से ही देखेगा, क्योंकि उन्होंने, उस कंट्री ने वर्ल्ड को कभी कुछ नहीं दिया। दे हैव नेवर कंट्रीब्यूटेड इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेस, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान भी पाकिस्तान को उतना ही हेट करते हैं जितना के वर्ल्ड के सारे लोग करते हैं। आज वो कंट्री के लोगों का कोई दोष नहीं है। देखिए, कोई भी कंट्री होती है ना, उसके लोग बुरे नहीं होते, उसकी गवर्नमेंट बुरी होती है। लोगों को आज भी, हर एक कंट्री का हर हर बंदा यही चाहेगा कि भाई वो अच्छा कमाए, 2 वक्त अच्छा खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने और मजे की जिंदगी जिए। ये बेसिक नीड है, और ये कहते हैं ना, ये एक बेसिक हक है सबका, हर एक इंसान का। पर कुछ तानाशाह गवर्नमेंट आ जाती है, कुछ हिटलर जैसे लोग आ जाते हैं। हिटलर ने जो भी किया अपने कंट्री के लिए किया, और वो सिचुएशन वैसी थी, वो वर्ल्ड वॉर का ये था, दौर था। आज तो नहीं है ना। आज आज जो भी वॉर चल रही है वो इकोनॉमिक वॉर चल रही है। अब इसका नतीजा वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा, ये तो भगवान जाने, लेकिन आज की तारीख में जो है, हम एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं इकोनॉमिकली। अब पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो खुद के देश में कुछ बनावे, ऐसी उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिंदुस्तान के सामने इतना बड़ा सर कहाँ से ले आते हैं, किसका सपोर्ट है? क्योंकि देखिए, बिना 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 सपोर्ट के तो कोई भी तुच्छ, एक कहते हैं ना, एक एक हल्के में हल्का इंसान भी किसी के सामने सर नहीं उठा सकता, पर ये उठाया जा रहा है। एक तरफ ट्रम्प कह रहा है कि सीज फायर करो, शांति रखो, सीज फायर अनाउंस होता है, डिक्लेयर होता है, उसके बाद भी वो लोग जो है बाज नहीं आते, मारते रहते हैं, गोली चलाते रहते हैं। मतलब ये जो कीड़े भरे हुए हैं उनमें, वो कहाँ से पैदा हुए, क्यों आए, किस लिए आए? और एक शुरुआत हमने की थी उन कीड़ों को साफ करने की, भले वो शुरुआत की जरूरत थी या नहीं थी, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो जो पहलगाम में हुआ, वो मुझे लगता है कि अब वो बात पूरी तरह से भुला दी गई है। ठीक है, हमने कुछ ड्रोन फेंके, उन्होंने कुछ ड्रोन फेंके, और हमने उसका डिफेंस किया। आज आज मीडिया में जिस तरह से इस मुद्दे को उछाला गया कि भाई इंडिया ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, इंडिया ने कराची पे कब्जा कर लिया, पता नहीं और कौन सा स्टेट है वहां पे, लाहौर पे कब्जा कर लिया, वो कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये सब बकवास निकला, सब बकवास निकला। यानी कि अभी का रूल ऐसा हो गया है कि अगर आप सच बोलोगे तो आप गुनहगार हो, अगर आप झूठ दिखाओगे तो आप मीडिया हो। इफ यू आर अ मीडिया पर्सन, आपको झूठ ही दिखाना है। और इतना इतना बकवास दिखाने के बाद भी देर इज नो वॉइस फ्रॉम एनी अथॉरिटी सेइंग दैट भाई आप जो है वो दिखाओ। पब्लिक को क्यों नहीं दिखाना है? पब्लिक से ऐसी ऐसी क्या प्रॉब्लम है पब्लिक से कि
गवर्नमेंट जो है बहुत सी बातें पब्लिक से छुपाए जा रही है, पब्लिक को कुछ बताती क्यों नहीं है। आज मीडिया इस तरह से, मैंने भी अभी वापस से वो सब रिकॉर्डेड वीडियोस देखे। हाँ, अब इंडिया इंडिया घुस गया, इंडिया पाकिस्तान में घुस गया, ये अरे क्या है ये, मतलब कोई हुतूतू चल रहा है क्या? इट्स अ कंट्री वॉर, जहाँ पे हमारे मिलिट्री के लोगों की जिंदगी दांव पे लगी हुई है। हमारे सैनिक ऐसे हैं कि अगर उनको देश के लिए मर मिटना पड़े तो वो कोई सवाल नहीं करेंगे, वो उसको अपना हक समझेंगे, अपना क्या कहते हैं वो, हक भी समझेंगे और लक भी समझेंगे। पर राजनीति ही ऐसी हो रही है कि उन सैनिकों का बलिदान भी जो है वो फिजूल हो रहा है। आज जो लोग पहलगाम में मारे गए, उसके बदले में हमने जो है पाकिस्तान पर देर से सही लेकिन एक आक्रमण किया, एक हमला किया। और फिर क्या हुआ? क्या पाकिस्तान ने माफी मांगी? क्या पाकिस्तान सुधर गया? क्या पाकिस्तान ने उन लोगों, सवाल ये था कि हमने पाकिस्तान से ये भी नहीं मांगा कि भाई जो गुनहगार है, जिनको आपने शरण दी हुई है, वो हमारे हवाले कर दो। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और एक थर्ड पार्टी हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से धमकाती है कि भाई अगर आप नहीं रोकोगे तो मैं जो है आप पे टैरिफ ज्यादा लगा दूंगा। और यही सिचुएशन जब 1971 पे आई थी एक औरत के ऊपर, आज तो पिछले 10 सालों में उन लोगों को इतनी बुरी तरह से बदनाम किया किया गया है। उन्होंने 70 साल में क्या किया, ये आप पूछ रहे हो? आज अगर कोई ये पूछे कि भाई 10 साल में क्या हुआ, तो उसको आप एंटी नेशनल बोलोगे। देखिए, मैं सिर्फ ये मानता हूं कि गवर्नमेंट हमेशा दो शक्ल की होती है। कोई भी गवर्नमेंट होने दो, कोई दूध का धुला नहीं है। पहली बात, मैं ये एज ए सिटीजन मैं कह रहा हूं, और ये बात मेरे ख्याल से हर कोई अग्री करेगा। देयर इज नो वन हु इज दूध का धुला इन दिस कंट्री, स्पेशली इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हम कहते हैं कि ये दलदल है। ये दलदल नहीं है, ये एक मौका है एक जहाँ पे आप आपकी बात रख सकते हो। पर जब उसी बात को दबा दिया जाए तो वो फिर पॉलिटिक्स नहीं होती। ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब ही ये होता है कि एनी पर्सन कैन पुट हिज वर्ड इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ है। जब आप आज की तारीख में अगर ये कहते हो कि भाई मुझे कमाने की तकलीफ है, मैं क्या करूं, पकोड़े तलो, ये तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। पकोड़े तलने के लिए किसी ने ग्रेजुएशन या एमबीए वगैरह तो किया नहीं है। आत्मनिर्भर बनने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए भी कहते हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। हम भले आत्मनिर्भर बने, पर उसके लिए हमें आज किसी पर तो निर्भर होना ही पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पे कौन सी कंपनी का फैक्ट्री बनेगा वो भी ट्रम्प डिसाइड करेगा। एप्पल वाले यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे वो भी ट्रम्प डिसाइड करेगा। तो मतलब सब कुछ अगर ट्रम्प ही डिसाइड कर रहा है और हम चुपचाप मान ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं, तो मतलब ऐसी क्या मजबूरी हो गई है? वी ऑल वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। पर कहीं कुछ सवाल खड़े होते हैं तो उसका क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं आता, उसका जस्टिफिकेशन क्यों नहीं आता कि भाई इस वजह से वॉर रोकी गई, इस वजह से जो है हमने जीरो टैरिफ ऑफर किया है। आज जो माहौल 2014 से पहले था, आज की तारीख में वो पूरा बदल गया है, खास करके कमाई के रूप में। आज ऐसा क्या हुआ कि पिछले 10 सालों में मिट्टी का भाव भी सोने से ऊपर हो गया। आज आज आप गोल्ड देखिए, 1 लाख के करीब है, चांदी 1 लाख पार होने के कगार पर है। ऐसी इकोनॉमी में क्या क्या मतलब हो गया कि गोल्ड आज इतना ऊपर निकल गया? ये इवन रियल एस्टेट छप्पड़ फाड़ महंगाई हो रही है। जिस गैस के सिलेंडर
जब 400 रुपए पर हम इतना बवाल किए जा रहे थे, आज हम राजी खुशी 1100 1200 रुपए हम दे देते हैं कि ले भाई लेके जाओ। सवाल कांग्रेस या मुसलमान या बीजेपी या हिंदू नहीं है। ये ये जो भी बातें हैं वो हमेशा चलती आई है, हमेशा चलती रहेगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इसका सॉल्यूशन होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज बिकॉज इंडिया में कहते हैं ना, एक एक इंडिया एक बाग है, और हम सब अलग अलग कलर के फूल हैं, और ये फूल से ही ये बाग बनेगा। ये इंडिया जो है, ये हिंदुस्तान जो है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी और और भी जो भी कम्युनिटीज है, फिलहाल अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, जो भी कम्युनिटीज है, ये सब जरूरी है। तब जाके ये जो गुलिस्तान है, ये जो बाग है, वो बाग बना रहेगा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, ये बाग ये बगीचे में ये फूल नहीं होने चाहिए, वो फूल नहीं होने चाहिए। भाई हर फूल की इंडिया को जरूरत है। इंडिया की पहचान ही वो है। आज कोई भी कंट्री अपने आधुनिक प्रोग्रेस से जानी जाएगी, ना कि इससे कि भाई आपने कितने मंदिर बनाए, कितने मस्जिद तोड़े। ये मंदिर मस्जिद से इंडिया या कोई भी कंट्री प्रोग्रेस नहीं करती। कोई नहीं करता। आज इंडिया का आम आदमी के आम आद, एक आम आदमी की कमाई का रेशियो क्या है, उससे इंडिया की एक किसी भी कंट्री की एक पहचान बनती है, एक इकोनॉमी दिखती है। पर अब ठीक है, पता नहीं अभी सरकार की क्या मजबूरी है। पर इतना तो है कि ट्रम्प एक बहुत गंदी राजनीति खेल रहा है, और हमारे अभी के नेता तो मतलब राजनीति में कहते हैं ना पीएचडी भी पार कर कर चुके हैं। फिर भी वो इस ट्रम्प की राजनीति को समझ क्यों नहीं पा रहे, जबकि एक आम आदमी सड़क पे बैठा हुआ, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, ट्रेन में सफर करता हुआ बंदा समझ पा रहा है। तो ये बड़े बड़े दिग्गज लोग क्यों समझ नहीं पा रहे? और अगर समझ पा रहे हैं तो वो चुप क्यों हैं, बोल क्यों नहीं रहे? ठीक है, मैं ऑब्वियसली इंडिया में इतनी तो मतलब कि भाई हम यूएस के साथ में पंगे लें, और यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि इंडिया में इंडिया अगर अपनी मनमानी भी करे ना वर्ल्ड के सामने, तब भी कोई भी वर्ल्ड की कंट्री इंडिया को छोड़ के जाएगी नहीं। क्यों क्यों क्योंकि इंडिया में कंजम्पशन पावर ही इतना बड़ा है। तो जब हमें पता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हर कंट्री को इंडिया की जरूरत है, हर कंट्री को, चाहे वो बड़ी हो छोटी हो। अगर वो कंट्री को ग्रो करना है तो इंडिया का ही हाथ रहेगा उसकी ग्रोथ में। तो जब इंडिया में ये पावर है, फिर हम क्यों किसी के आगे झुके, फिर हम क्यों किसी के आगे दबे? वो ट्रम्प हो या उसका बाप हो। लेकिन फिर भी चलो। तो अब इसके चलते हमारी मार्केट पे इसका क्या असर होगा? देखिए, जीरो टैरिफ ऑफर होना, ये ट्रम्प का सिर्फ एक ख्याल है, ट्रम्प का सिर्फ एक अनुमान है। अभी तक इसके ऊपर कुछ डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है। और ये जो थर्सडे के दिन जो रैली हुई थी, वो भी इसी एंटीसिपेशन पे हुई थी कि इंडिया ने जीरो टैरिफ ऑफर किया है। अगर इंडिया इस बात से मुकर जाता है या डिस्प्यूट क्रिएट करता है कि नहीं भाई हम जीरो टैरिफ ऑफर नहीं कर सकते, तो एक खड़ाका आ सकता है मार्केट में। दूसरी बात यह है कि रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की रेटिंग को डाउन किया हुआ है, ट्रिपल ए से ए प्लस या ऐसा कुछ किया हुआ है। इंडिया यूएस की रेटिंग कम होना, टैरिफ पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं होना इंडिया की तरफ से। अभी आप अगर वीकेंड डाउ देखो, डाउ जो है ना वो वीकेंड पे भी चलता रहता है। तो उसका एक आईजी करके वेबसाइट है। तो अगर आप वीकेंड डाउ गूगल पे डालोगे ना, तो आपको वो वेबसाइट आ जाएगा, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं
डाउ फ्यूचर्स एट प्रेजेंट आर डाउन बाय 150 पॉइंट्स। कल वो कुछ 300 पॉइंट डाउन थे, अभी कुछ 150 पॉइंट्स डाउन है। अगर यही मतलब समझो रहता है तो पॉसिबली कल सुबह में जो है डाउ फ्यूचर्स 150 200 पॉइंट माइनस हो सकता है। और ये सारे सिनेरियो को अगर आप इकट्ठा करते हो, रेटिंग मेन तो है रेटिंग एजेंसी से यूएस की रेटिंग को डाउनग्रेड करना, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। पर अब इसका इम्पैक्ट कितना आता है वो तो जब मार्केट खुलेगा तो ही पता चलेगा। दूसरा ये है कि देर इज वन पर्सन, अभी उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जिसने 2008 में भी 2008 की फॉल को भी प्रेडिक्ट किया हुआ था। उनका ये मानना है कि मार्केट आने वाले दिनों में क्रैश करेगा। अब ये कितना सही है कितना गलत है वो ही जाने। और इस वजह से उन्होंने जो है अपनी पोर्टफोलियो के 60-70% जो है उसको खाली कर दिया है। एंड दे हैव बिल्ट अ बिग पुट पोजीशन इन यूएस मार्केट, इन अलीबाबा शेयर एंड वन मोर कंपनी। ऐसा ऐसा कुछ न्यूज आया था, मुझे इस पे आया था, मैंने देखा था, मैसेज पे आया था मुझे। मेरे कुछ है कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, कुछ ग्रुप है हमारा जो इसी सब टॉपिक पे जो है चर्चा करते रहते हैं। तो अब देखिए ये सब न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा ये तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारी मार्केट तो मैनिपुलेशन के लिए ही जानी जाती है कि भाई इंडियन मार्केट्स आर मैनिपुलेटेड मार्केट। लेकिन ये सारे न्यूज़ को अगर हम साइड में भी रखें ना, देर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मार्केट को ऊपर चढ़ने देगा नहीं। एंड अगर मार्केट ऊपर चढ़ता है तो वो उसको टिकने देगा नहीं। ठीक है, ये मैंने कल भी कहा था कि भले 25,019 पे हम बंद हुए हैं, अगर किसी रीजन से 100-150 पॉइंट ऊपर निकल भी जाता है, इवन अगर मंडे को क्लोज भी कर दिया ना, तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। जून का पुट ले लेना 24,800 24,500 का, एंड जस्ट सिट क्वाइटली, आपका पैसा 3 गुना बनेगा। अगर आप 100 रुपए में ले रहे हो, 300 रुपए तक वो उसका भाव जाएगा। इतना मैं कह रहा हूं। लेकिन कुछ स्टॉक्स जैसे कि कल मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैं रिलायंस के ऊपर कुछ ये देखिए, रिलायंस में वी आर शॉर्ट इनफैक्ट 1435 1430 के आसपास जो है हमने शॉर्ट पोजीशन ली थी। थर्सडे के दिन जो ये रैली हुई उसमें रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बड़ा हाथ था। रिलायंस अभी कुछ 1455-57 के आसपास है, और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 पॉइंट अगर इसको खींचने में आया तो आया, बस इसके ऊपर आई डोंट सी रिलायंस गोइंग। 1500 तो मुझे लगता नहीं है कि रिलायंस जाएगा। 15-20 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा, पर वो वहां पे टिकेगा नहीं, वो वहां से नीचे ही आएगा। और उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो उसका 10 EMA होगा, जो अब आज की तारीख में आ रहा है 1419 के आसपास। अगर उसने 1419 तोड़ा, रिलायंस ने अगर 1419 तोड़ा, तो उसके लिए डाउन साइड का जो टारगेट बनेगा वो 1370 और 1330 का बनेगा। ये लेवल उसका बनेगा। अब देखिए ये जो भी लेवल्स जो है ना, ये सब निकालना बहुत आसान है, पर वहां तक मार्केट किन संजोगों में आएगा, क्योंकि अगर देखिए मार्केट अगर सेलिंग पे आया तो फिर ओवरऑल हर सेक्टर में, हर स्टॉक में सेलिंग आएगी। ठीक है, कुछ स्टॉक्स है ऐसे जिनको मार्केट से मतलब नहीं है, तो हो सकता है उनमें कुछ फर्क ना पड़े, जैसे कि ये टीटागढ़ वगैरह हुआ। लेकिन टीटागढ़ भी अभी अच्छा खासा भागा हुआ है, वो भी थोड़ा बहुत रिट्रेस हो सकता है, पर वो स्टॉक इतना नहीं गिरेगा जितना बाकी के स्टॉक्स गिर सकते हैं। खास करके आईटी, खास करके ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, ये जो भी इतने अच्छे खासे तेजी से भागे हैं, उनमें अच्छी खासी फॉल आ सकती है। रिलायंस के लिए अगर हम चार्ट में चल के देखें,
रिलायंस ने भी देखिए, बात तो वही है कि थर्सडे के दिन एक अच्छी खासी रैली बनी, ग्रीन कलर का कैंडल बना, और यहाँ पे एक एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप जैसा बना। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक पॉइंट, यहां से इस पॉइंट को जोड़ो, यहां से इस पॉइंट को जोड़ो, और यहां से इस पॉइंट को जोड़ो। बस अभी देखना ही है कि ये नीचे आता है तो ये एम बनेगा, और अगर ये एम बनता है तो इसका टारगेट ही बनेगा ये 1300 के आसपास, 1290 से 1300 के आसपास। भले आज आपको ये थोड़ा सा मतलब अटपटा लगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूं, पर सी, जब मार्केट ये लेवल पे था 2100, सॉरी 21,743 के आसपास, तब भी मैंने यही कहा था कि ये 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है और इसके नीचे ये जाएगा नहीं। तो यहाँ से मार्केट रिबाउंड होगा, रिबाउंड हुआ, अच्छा खासा उसने तेजी किया। तो ये सब हमने देखा ही है। यहाँ पे जो है ना, ये जो तेजी हुआ ना यहाँ पे, यहाँ तक वॉज ओके, 24,359 वॉज ओके। ये साइडवेज मूवमेंट हो गया, फिर इसने 24,589 बनाया, उसके बाद में मार्केट करेक्ट हुआ। लेकिन करेक्ट होने के बावजूद ये था तो साइडवेज मूवमेंट, ठीक है, ये जो मूवमेंट था ये साइडवेज ही था। लेकिन ये जो इसने यहाँ पे गैप अप किया ना, यहाँ पे लोगों को इसने बहुत बड़ा उल्लू बनाया हुआ है, ये दिखा करके ये ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे आ गया, और कितना नीचे आया, इस कैंडल को आधे से ज्यादा रिट्रेस किया, फिर साइडवेज मूवमेंट आया, फिर ऊपर गया, हाई पे क्लोज हुआ। ये दोनों कैंडल के ऊपर इसने हाई बनाई, लेकिन फॉलो अप बाइंग, फॉलो अप ग्रीनरी, या फॉलो अप बुलिश कैंडल किसी भी वक्त नहीं बनी है। तो मार्केट जा तो रहा है, पर वो फॉलो अप नहीं होगा ना, तब तक वी कैनॉट से कि इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। इस बात पे हम कभी भी रिलाय नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल दो कंसेक्यूटिव ग्रीन क्लोज आवे एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो एनी टाइम दिस मार्केट विल कोलैप्स, एंड द कोलैप्स विल बी वेरी वेरी सीवियर, वेरी वेरी पेनफुल। तो एट प्रेजेंट मैं यही कहूंगा कि मार्केट भले बुलिश टोन में है, बट दे आर अपियरिंग, जो उनका अपियरेंस है वो बेरिश है, जो उनका क्या कहते हैं, रवैया है वो बेरिश है। तो फिलहाल वी आर होल्डिंग आर पुट पोजिशन, और मैंने फ्राइडे के वीडियो में भी ये हेडिंग दिया था कि बाय गोल्ड एंड सेल निफ्टी। तो गोल्ड में वी आर बुलिश, निफ्टी में वी आर बेरिश, इवन इन बैंक निफ्टी, और भी कई सारे स्टॉक्स है जिनमें हमारी बेरिश पोजीशन है, एंड वी आर मेंटेनिंग दैट। एक 100-150 पॉइंट अगर ऊपर भागता भी है तो भी वी आर नॉट गोइंग टू चेंज आवर व्यू, बिकॉज मार्केट अनलेस एंड अनटिल 22,500 नहीं आता, 22,900 नहीं आता, वो ऊपरी लेवल टिकेगा नहीं, ये कंफर्म बात है। तो बस वी आर वेटिंग फॉर 23,000 एंड 22,900, 23,400 एंड 22,900, ठीक है। तो ये लेवल फिलहाल आना चाहिए, और पॉसिबल है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक, ये जो हेड, ये शोल्डर बनेगा, ये हेड बनेगा, ये मैंने कल जो इन्वेस्टिंग पे बताया था कि दिस पॉसिबल है कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनावे। और अगर ऐसा होता है तो वो इस बार भी जो है 21,800-900 तक आने का कोशिश कर सकता है। और अगर ऐसा होता है देन ओनली वी कैन कंफर्म कि भाई ये हेड एंड शोल्डर ही बनाएगा। जब तक फिर से 21,800-900 नहीं आता, तब तक हम जो है 23 और 22,500 तक ही हम बेरिश है। उसके बाद आई डोंट थिंक सो वी विल कंटिन्यू विद द बेरिश पोजीशन, और हम बेरिश, जो भी हमारी मंदी की पोजीशन है वो हम 23,000 तक भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। 23,800-600 आया, वी विल कट डाउन ऑल आर मंदी का पोजीशन, एंड वी विल वेट फॉर 2-3 डेज। देखते हैं मार्केट कैसे क्या करता है, और उसके बाद ही जो है हम कोई पोजीशन लेने का सोचेंगे। तो एट प्रेजेंट व्यू इज कंप्लीटली नेगेटिव,
और एक मेरा स्टॉक है फर्टिलाइजर का, जिसमें हमने बाय ट्रेड दिया हुआ है इवन इन फ्यूचर्स, बट ऑप्शन नहीं किया है उसमें। स्लो मूवर है, लेकिन जब मूव करेगा तब बहुत ही तेज गति से करेगा, और इसका मूवमेंट बहुत अच्छा आएगा। तो देखते हैं वो क्या है क्या नहीं, कैसे मतलब भागता है। मीनवाइल अब कल सुबह देखते हैं मार्केट कैसे क्या खुलता है, एंड क्या हम कर कर सकते हैं, क्या क्या हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है। मीनवाइल जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप जुड़ते हो हमारी सर्विस से, तो आपके ट्रेड, और वो ट्रेड सक्सेसफुल हो, ये जिम्मेदारी हमारी होगी। इनकेस अगर किसी भी ट्रेड में कोई भी ऊंच नीच होती है, तो सबसे पहले वो कवर अप करना, वो भी जवाबदारी हमारी ही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको मैसेज भेजने के लिए ही आपसे फीस चार्ज करूं। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि भाई आप ये कंपनी का पुट ले लो या ये स्टॉक का आप कॉल ले लो, तो वो कॉल अपने टारगेट को लगे, टारगेट तक जावे, आपके पास में आपका प्रॉफिट आवे, हमारा कंसर्न यही रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ पे कभी कहा जाएगा कि भाई हम किसी चीज़ का गारंटी नहीं लेंगे, लॉस भी आपका प्रॉफिट भी आपका, जी नहीं। अगर इनकेस किसी ट्रेड में लॉस हो गया, तो सबसे पहले रिकवर करवा दिया जाएगा। और एक बार आप जुड़ जुड़ जाते हो, तो आपका लॉस प्रॉफिट का जो भी है, दैट विल टेक केयर ऑफ इट। तो करना क्या है आपको, सिंपल है, व्हाट्सएप करिए 9082503553। आप इक्विटी में 6 महीने का सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस है 5000, या 1 साल का सर्विस जिसके चार्जेस है 8000, 8000। या फिर आप लाइफ टाइम के लिए जुड़ सकते हैं, जिसका वन टाइम पेमेंट होगा सिर्फ 15000 का, और आप लाइफ टाइम के लिए जो है हमारे साथ जुड़ जाओगे। अगर आप कमोडिटी करना चाहते हो, तो हम जो है गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड, ये तीनों में हम ट्रेड लेते हैं। मिनी में लेते हैं, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी। इसमें अगर आप ईयरली ज्वाइन करते हो तो 10,000 रहेगा, और लाइफ टाइम ज्वाइन करते हो तो 18,000 रहेगा। और अगर आप इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहो, तो 1 साल का रहेगा 18,000, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और लाइफ टाइम का रहेगा 30,000। ठीक है। तो आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा, और सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे यू विल गेट एनरोल, और आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से जो है ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे और इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे। और जैसे मैंने कहा, किसी ट्रेड में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो सबसे पहले रिकवर करवा दिया जाएगा, और सेम नंबर पे गूगल पे है। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देख लीजिए जैसे आपको जमे, यू कैन गो अहेड। और दूसरी बात यह है कि ये जो भी मैंने बातें कही अभी, खासकर मार्केट रिलेटेड, ये वही बातें हैं जो मैं मेरे ग्रुप में शेयर करता हूँ, और मैंने वही सब आपको यहाँ पे शेयर किया हुआ है। मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली कुछ नहीं कह रहा कि आप मंदी ही करो। अगर आपको लग रहा है मार्केट तेजी में है, तो आप तेजी कर सकते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझसे आप ये मत पूछिएगा कमेंट में कि मैंने ये पुट लिया हुआ है, मैंने ये कॉल लिया हुआ है, आपका क्या व्यू है। मेरा व्यू मैं ऑलरेडी वीडियो पे बता ही देता हूँ। ठीक है। फिर भी अगर आपको मेरे से व्यू चाहिए, तो व्यू क्या, मैं आपको ट्रेड भी दे दूंगा। आप 6 महीने का छोटा सा सर्विस ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो देख लीजिए जैसे आपको जमे। मीनवाइल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड व्हाट्सएप मी टू गेट एनरोल, एंड देखते रहिए। और कल का इंतजार करते हैं, कल मार्केट सुबह सुबह क्या रंग दिखाता है, लेट्स सी। ठीक है। सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर।